प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। द चैलेंजर्स जोन की तरफ से मैं आज कक्षा 12 का झारखंड बोर्ड की तरफ से जो कट सिलेबस का बनाया गया है उसको हम आज यहाँ डिस्क्राइब करेंगे और देखेंगे कि 12 का तैयारी कम समय में कैसे करें और कम समय में पढ़ करके भी अच्छा नंबर लाया जा सकता है। और इसमें हम लोग आज सबसे पहले क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस को देखेंगे कि कौन कौन सा यूनिट को हटा दिया गया है और कौन सा यूनिट इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि क्लास 12 में इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स हैं। एक है व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है समष्टि यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें से ये जो व्यष्टि होता है ये 50 नंबर का आता है और ये जो होता है ये भी 50 नंबर का होता है। लेकिन इस बार ऐसा है दोनों 100% में आपको 40% जो नंबर का क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक जो है वो केवल 10 पूछा जाता था, 5 इसमें और 5 इसमें। लेकिन क्या है कि अगर 40% यानी कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन या शायद नंबर हो उसमें कुछ कन्वर्ट करके आपको 40% जो होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा दोनों सिलेबस में। इसमें व्यष्टि में हम लोग अगर देखें तो सबसे पहला जो यूनिट इसका पढ़ना है ये हम सारा यूनिट लिखे हुए हैं कि कौन सा यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, इसमें भी थोड़ा बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का यूनिट 1। इसमें आपको पढ़ना है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय में आपको बताना होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में उसमें सबसे पहले कौन किया, इसमें आर्थिक क्रिया आता है, ये सब के बारे में जानना है। आर्थिक क्रिया, इसके बाद इसमें जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 में हम लोग देखते हैं इसमें है उपभोक्ता का व्यवहार एवं मांग। उपभोक्ता का व्यवहार से पहले वाला अगर सिलेबस देखेंगे तो उसमें बहुत सारा चीज और पढ़ना था, उपभोक्ता संतुलन भी था, लेकिन यहाँ पर वो हटा दिया गया है। आपको पढ़ना है उपभोक्ता का व्यवहार एवं मांग, यानी कि मांग से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जैसे मांग है, मांग के प्रकार है, मांग का विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा उसका परिभाषा है, ये सारी चीज को इसमें शामिल किया गया। मांग का नियम है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कि मांग की लोच, उसका मापन, ये सारा चीज इसमें पढ़ना है। उसी तरह से आगे यूनिट 3 में देखेंगे तो आपको उपभोक्ता व्यवहार का एवं मांग की पूर्ति में हम लोग देखते हैं कि पूर्ति कैसे, अगर किसी भी वस्तु का मांग हो रहा है तो जैसी बात है उसकी पूर्ति भी होगी। और पूर्ति के भी बारे में इसके सापेक्ष, इसका जस्ट उल्टा सारा इसी को पढ़ना है। जैसे पूर्ति पढ़ना है, पूर्ति के प्रकार पढ़ना है, पूर्ति तालिका है, उसमें पूर्ति वक्र है, उसके बाद आपको पूर्ति का नियम भी पढ़ना है। ये सारा चीज इसमें भी पढ़ना है जो मांग में पढ़ना है, यानी मांग का जस्ट अपोजिट पूर्ति होगा। डिमांड और सप्लाई दोनों में एक ही जैसा सब पढ़ना है। अगला क्लास में हम लोग आपको बताएंगे इस नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे में क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है और शॉर्टकट तरीके से कैसे अच्छा से अच्छा तैयारी करके हम लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं। साथ ही साथ इसका यूनिट 4 जो है इसमें आपको पढ़ना है कि बाजार के प्रकार एवं कीमत का निर्धारण। बाजार के प्रकार में है कि बाजार क्या है, बाजार कितने प्रकार के होते हैं, और बाजार चूंकि इसमें 3 प्रकार के बाजार का जिक्र है। सबसे पहला है, एक है एकाधिकार बाजार, फिर है एकाधिकारी और तीसरा है पूर्ण प्रतियोगिता। इन तीनों में कीमत का निर्धारण हम कैसे करेंगे इसके बारे में इसमें जानना है। बाजार के बारे में जानना है, उसका अर्थ एवं विशेषता जानना है और साथ ही साथ कीमत का निर्धारण भी जानना है। इस प्रकार से आपका मात्र 4 यूनिट पढ़ करके
और इकोनॉमिक्स का व्यष्टि अर्थशास्त्र का 50 नंबर जो है सो कंप्लीट होगा। अब आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में देखते हैं कि ये चूंकि पूरे बृहद होता है, पूरे अर्थव्यवस्था के लिए इसका अध्ययन किया जाता है, ये व्यक्तिगत होता है तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन को बताता है इसमें। इसलिए इसमें सिलेबस में तो आपको परिचय नहीं दिया है कि इसका परिचय पढ़ना है, लेकिन जब हम लोग परिचय इसमें पढ़ेंगे तो उसका भी परिचय इसमें हो जाएगा, है ना। तो समष्टि अर्थशास्त्र में जो पढ़ना है उसमें इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है राष्ट्रीय आय। यूनिट 1 इसका राष्ट्रीय आय से संबंधित जितनी भी बातें हैं समुच्चय है उसका, जैसे कि जीडीपी है, एनएनपी है, जीएनपी है, उसी तरह से उसी के बाद जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है तो इसमें जितनी भी मूल अवधारणाएं हैं और राष्ट्रीय आय का मापन, ये सारा एक चैप्टर होगा और ये आपका बुक का 2 चैप्टर मिला करके एक चैप्टर का यूनिट बना हुआ है। दूसरा यूनिट में हम लोग आते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले है इसमें मुद्रा एवं बैंकिंग। इसमें मुद्रा एवं बैंकिंग में क्या है कि आपको मुद्रा के बारे में जानना होगा, मुद्रा का अर्थ और उसका विशेषता समझना होगा कि क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, मुद्रा विनिमय के माध्यम में कितना अहम स्थान रखता है, और साथ ही साथ बैंकिंग। तो बैंकिंग के क्षेत्र में जो पढ़ना है, बैंकिंग के बारे में, बैंक 2 प्रकार का होता है, आप सभी को पता है, जैसे कि व्यावसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक। तो व्यावसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक दोनों का अर्थ और उसकी विशेषता और उसके कार्य, ये याद रखिएगा, अर्थ, विशेषता और कार्य, व्यावसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक, यानी कि ये दोनों हमको इसमें जानना है बैंकों के बारे में। इसके बाद इसमें आता है आपका यूनिट 3 है, वो है आय एवं रोजगार का सिद्धांत। मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ना है और रोजगार के सिद्धांत, किन किन सिद्धांतों के आधार पर जो है सो हम लोग रोजगार का निर्धारण कर सकते हैं, इनकम कैसे आ सकता है और इनकम का क्या एक्सपेंडिचर होना चाहिए, इसके बारे में भी इसमें पढ़ना है। चौथा जो आपका यूनिट है उसमें आपका है सरकारी बजट, और सरकारी बजट के बारे में आपको बताना है और कि अर्थव्यवस्था में सरकार के बजट जो बनता है उसका क्या रोल है। सरकारी बजट में जैसे है कि आपका राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, इसके बारे में भी इसमें पढ़ना है, और साथ ही साथ सरकार जो बजट बनाती है उसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में भी यहां हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपका जो इस सिलेबस का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका भुगतान संतुलन, और भुगतान संतुलन में हम लोग विदेशी विनिमय दर के बारे में जानेंगे। विदेशी विनिमय दर क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है ना, और वो कैसे, उसका संतुलन कैसे होता है, निर्धारण कैसे होता है, इसमें विनिमय दर के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ इसमें इसके गुण और दोष, सबसे इंपॉर्टेंट, विदेशी विनिमय दर के गुण और दोष के भी बारे में हम लोग जानेंगे। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कैसे कम समय में इकोनॉमिक्स 12th क्लास में अच्छा से अच्छा नंबर लाया जा सकता है। तो हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।